आकर्षण था। कोविड के एक लंबे गैप के बाद ओजांग आईएएस एकेडमी लेकर आई है गुरुकुल फाउंडेशन बैच 2024 के लिए। ये केवल 50 ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो गुरुकुल पद्धति में रहना और पढ़ना चाहते हैं, जहां पर क्लासेस के साथ साथ मेंटर्स की गाइडेंस लाइब्रेरी फैसिलिटी के साथ उपलब्ध है, ताकि उनके रिवीजन, उनके व्यक्तित्व विकास, उनकी आंसर राइटिंग और चहुमुखी विकास उनके साथ जुड़ सकें। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं गुरुकुल फाउंडेशन के साथ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नोएडा की खूबसूरत धरती पे, जहां ग्रीनरी है, जहां दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर एक शांति है, जहां साफ हवा है और जहां पर आपको पढ़ने का माहौल उपलब्ध है। साथ ही साथ क्लास के बिल्कुल नज़दीक ही आपको मिलेगी रेसिडेंशियल सुविधा। आप हॉस्टल में रह सकते हैं, साफ खाना खा सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने शिक्षकों की गाइडेंस में अपनी पूरी व्यक्तित्व, अपने पूरे पर्सनालिटी को जबरदस्त तरीके से विकसित कर सकते हैं। स्वागत करता हूं, इनवाइट करता हूं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैच में 50 ऐसे स्टूडेंट को जो गुरुकुल के साथ जोड़ना चाहते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें सभी बच्चों का एडमिशन नहीं मिलेगा। जितने भी लोग इसमें अपनी अर्जियां देंगे, जितने भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी मेरी और मेरी टीम के साथ, और वहां पर हम चयन करेंगे बेस्ट स्टूडेंट का जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मार्च के एंड में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम के साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए और गुरुकुल फाउंडेशन का हिस्सा बनिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, और उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों तक? क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा खास है। आज सिविल सर्विसेज डे है और हम सभी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली को इस दिन की बहुत बहुत बधाई, साथ ही साथ ईद की बहुत बहुत बधाई। और आज की क्लास में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आज न्यूज़पेपर में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, वहां भी छपा। अगर आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया के जलवायु परिवर्तन को अगर कोई बचा सकता है, इस चीज़ को बचा सकता है, तो वो भारत की परंपराएं हैं, बुद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। ये बहुत गहरी बात है जिसको मैं लगातार लंबे समय से क्लासेस में कहता चला आया हूं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारे गुरुकुल जो भारत को विश्व गुरु बनाते थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर इकोनॉमी बनाते थे, जो ज्ञान, विज्ञान, शोध, इन सब में भारत को जिन्होंने टॉप पर पहुंचाया, वो गुरुकुल क्या रहे हैं और किस प्रकार की पद्धतियों के माध्यम से उन्होंने जबरदस्त तरीके से एक बात व्यवहार को तय किया। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में भारतीय प्राचीन पद्धतियां और किस प्रकार गुरु अपने शिष्य को ट्रेन करते थे, अनुशासित करते थे, उन्हें किस प्रकार सिखाते थे, और भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में क्यों सबसे ऊपर थी, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज भारत के पास थी, इसके क्या कारण थे। डेफिनेटली आप इसके बारे में जानना चाहते होंगे। अगर जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर उस शेड्यूल को, उस मेथड को आप भी अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, तो न सिर्फ आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बन पाएंगे, साथ ही साथ आने वाले समय में आप दुनिया को रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि प्राचीन समय में गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, उस पर्टिकुलर टाइम में एक बच्चे का शेड्यूल कैसे हुआ करता था, उसका टाइम टेबल कैसे हुआ करता था? आप में से कितने लोग इसको जानना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताएं। तो शुरुआत करते हैं भारत की उस महान ताकत के बारे में जिसने पूरी दुनिया को आंदोलित करके रख दिया था, और उन दिनों गुरुओं ने अपने शिष्य के लिए किस तरह का शेड्यूल बनाया था, जिसकी वजह से भारत में जो आर्यभट्ट, श्री कृष्ण, श्री राम, ये सभी गुरुकुलों की देन थे। चरक, पतंजलि, ब्रह्मगुप्त, ऐसे महान शिक्षक, महान शोधार्थी जिन्होंने मानवता, जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया। आखिर क्या था गुरुकुलों में जिसकी वजह से हमें आगे जाने में बहुत मदद मिली? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस चीज के बारे में जिसको जानने के बाद आप बहुत रोमांचित होंगे, और साथ ही साथ इस क्लास के बाद आपको जबरदस्त गर्व की अनुभूति होगी कि हमारा देश क्यों ज्ञान के शिखर पर बैठा हुआ था। और हमारी जिम्मेदारी है आज सिविल सर्विसेज डे पर ये हम प्रण लेंगे कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो उसमें हमारा योगदान बहुत सक्रिय होना चाहिए, और विश्व गुरु बनाने के लिए जो ताकत है वो भारत में है। अगर याद होगा, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहता चला आया हूं कि मैं वेस्टर्न मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, और अगर पूरी दुनिया को बचाना है
तो पूरी दुनिया को बचाने का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो भारतीय दर्शन में ही उपलब्ध है। अगर मेरा कोई स्टूडेंट पहले से मुझे सुनता चला है, जिसने तमिलनाडु की मेरी क्लास की हो या मेरी अभी एमएपी की क्लास की हो, कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो केवल भारत के पास है। और भारत ही पूरी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, इनसे बचाने का जो तरीका है वो केवल और केवल भारत के पास उपलब्ध है। तो हम आज इस सिविल सर्विसेज डे पर ये समझें कि किस प्रकार हम बेहतरीन कर सकते हैं, विश्व गुरु की अपनी इस ताकत को पहचान सकते हैं, भारत विश्व गुरु क्यों था इसके बारे में जान सके। और क्लास की भी मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं, वहां आज आप इस भारत शब्द को ही अलग तरीके से समझोगे। शायद आपको लगता होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि भारत का नाम भरत कबीले, हमें इसी रूप में किताबों में पढ़ाया जाता है कि एक भरत नाम का जो है राजा थे, एक कबीले के राजा थे, उन्होंने पे इस देश का नाम पड़ गया। जरा भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार को देखो तो इतना बड़ा भारत एक कबीले के राजा के नाम पर नहीं पड़ सकता। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण होगा और हमें एक गलत तरह का इतिहास पढ़ाया जाता है, हमें बहुत ही एक तुच्छ तरह का इतिहास पढ़ाया जाता है, जहां पर तमाम इतिहासकार जो फॉरेन से आए हुए हैं या जो लेफ्ट लिबरल हैं, वो हमें अक्सर जो है वो इस तरह की चीजें पढ़ाते हैं कि हम कबीले थे, हम छोटे छोटे हिस्से में बचे थे, हमारी संस्कृति बहुत पिछड़ी हुई थी। लेकिन आज हम भारतीय इस बारे में जानेंगे कि हमारा नाम आया कहां से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस चीज को। और भारत को एकजुट करने वाले सरदार पटेल, जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत, एक जबरदस्त बात है, आज हम सभी अभिनंदन करते हैं इनका। और आज हम प्रण लेते हैं कि हम भी इस सर्विस का भाग बनेंगे और राष्ट्र को, भारत को उस जगह पहुंचाएंगे जहां पर इसको होना चाहिए। तो मोहब्बत लिबास नहीं जो हर रोज बदल जाता, मोहब्बत कोई लिबास नहीं, कपड़े नहीं है कि हर रोज बदल दो। अरे मोहब्बत तो एक कफन है जो पहनकर कभी उतारा नहीं जाता। कफन तो फिर अब इंसान के साथ ही जाता है। तो अगर देश से प्यार है, अगर देश से मोहब्बत है, तो फिर ये क्या होना चाहिए, ये अब कभी नहीं जानी चाहिए। ये प्रण है हमारा। तो इस बात को याद रखना कि मोहब्बत कोई लिबास नहीं जो हर रोज बदला जाता, मोहब्बत तो एक कफन है जो पहनकर कभी उतारा नहीं जाता। तो जिंदगी में अपने रास्ते से बढ़कर कोई और चीज नहीं हो सकती है। और यहीं से अपनी क्लास की शुरुआत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और क्लास के आखिरी में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस अनाउंस करने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम आ सकती है। तो बहुत ध्यान से सब लोग सुने, समझें। और आज ईद मुबारक और सिविल सर्विसेज डे पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिसमें गुरुकुल और कॉन्सेप्टर बैच जो है उस पे 30% हमारा डिस्काउंट चल रहा है। इसके विषय में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आगे हम लोग भी और डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हम यहां से शुरुआत करते हैं अपनी। चलिए दोस्तों, विश्व गुरु भारत। तो विश्व गुरु भारत, हमने ये नाम सुना है, हमें अक्सर एल बॉशम पढ़िए या कोई भी आप किताब पढ़िए तो उसमें कहा जाता है भारत, भारत नाम के कबीले से आया जाता है, हमें इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। और जब हम सनातन संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं, जब हम सनातन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि भारत का जो ज्ञान था वो बहुत बड़ा था। आप में से अगर यूनिवर्सिटीज की बात होगी, मैंने जब तमिलनाडु की क्लास हिस्ट्री में पढ़ाया था तो मैंने वहां आपको बताया था कि हमें बताया जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, यही हमारे पास थे। मैंने आपको बताया था कि भारत के पास हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय हुआ करते थे, यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, और 51% महिलाएं उसकी जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि कुलाचार्य या वाइस जो हमारी चांसलर होती हैं, वो वहां हुआ करती थी, महिलाएं हुआ करती थी, इतनी विदुषी महिलाएं थी। तो ये जबरदस्त आंकड़ा था। हमारे पास जो है वो 6.5 लाख गांव है और ज्यादातर गांव में गुरुकुल हुआ करते थे। और भारत में जो ज्ञान था, जो नॉलेज का परस्यूट ऑफ नॉलेज जिसे कहा जाता है, वो एक सामुदायिक सब्जेक्ट हुआ करता था। किसी की मदद के बिना ये समाज का उत्तरदायित्व होता था कि वो नॉलेज को आगे ले जाने का काम करें। भारत वो पुण्य भूमि है और हमें ये बताया जाता है कि किसी कबीले के राजा के ऊपर जो है इसका नाम रखा गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत ज्ञान के शीर्ष पर क्यों था और आगे इसके साथ साथ क्या क्या हुआ। तो आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि भारत जो शब्द है वो बेसिकली 3 हिस्सों में मिलकर बना हुआ है। ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, भ धन रा धन त। ठीक है, ये 3 शब्द हैं भारत के, जहां भा का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश। बड़े ध्यान से समझना, एक नई थ्योरी, एक नई चीज बता रहा हूं, ज्ञान का प्रकाश, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो पूरी दुनिया में फैलता है। और हम वो लोग थे जिन्होंने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, भारतीय संस्कृति के लोग जो है वो पूरे दुनिया के लिए है।
तो भारत शब्द का मतलब ये किसी कबीले के राजा के ऊपर नहीं था। भ का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश, र यानी दूर दूर तक फैलाने वाला, और त यानी पहुंचाने वाला, यानी ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक पहुंचाने वाली जो पुण्य भूमि है। फिर से सुनना, ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक पहुंचाने वाली जो पुण्य भूमि है उसे भारत कहा जाता है। यानी हमारे पूर्वजों ने इस बात को बड़ी गहराई से समझ लिया था कि पूरी दुनिया में जिस चीज की आवश्यकता है वो है नॉलेज। पूरी मानवता को जो सशक्त करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज, ज्ञान। और ये ज्ञान का प्रकाश जो है उसका जो स्रोत है, जैसे जो दीपक होता है उसका जो लौ होती है वो पूरे प्रकाश का स्रोत होती है। तो पूरे संसार में जो ज्ञान के प्रकाश का स्रोत है और अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखकर पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाला जो देश है वो पुण्य भूमि कौन सी है? हमारी पुण्य भूमि भारत है। वेस्टर्न जब कोई ज्ञान पकड़ता है तो उसका पेटेंट करा लेता है, उस पर बौद्धिक संपदा अधिकार मांग लेता है। हमने कहा कि ज्ञान पूरी मानवता के लिए है। हम जो अर्जित करेंगे उसका मकसद लाभ कमाना नहीं, उसका मकसद पूरे संसार, पूरी मानवता का भला करना है। अगर मेरी ये बात आप तक अच्छी लगी हो और ये नई परिभाषा अगर आपको पता चली हो तो मैं आज आपका अप्लॉज चाहता हूं, आपकी प्रशंसा चाहता हूं, क्योंकि बचपन से मुझे भी यही पढ़ाया गया था, आपको भी यही पढ़ाया गया होगा कि भरत कबीले के राजा के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अरे भारत का विन्यास तो देखो, अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और इधर समुद्र की तलहटी से लेकर हिंदू कुश तक भारत का विस्तार ही विस्तार है। एक कबीले के राजा के नाम पर इतनी बड़ी भूमि का नामकरण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे जाने कितने कबीले थे। भारत शब्द का मतलब बहुत गहरा है। अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो और अगर मेरी बात में आपको भारत का नागरिक होने के नाते, इस पुण्य भूमि में पैदा होने के नाते एक दंभ पैदा हुआ हो, एक अभिमान, एक गर्व की भावना आई हो, तो मैं आप सभी से कमेंट चाहता हूं। और आने वाले समय में जब भी कोई कहे भारत में क्या रखा है, बताना कि पूरी दुनिया को कहो कि भारत का मतलब तो जानो, इस महान भूमि के बारे में तो जानो कि यह कितनी पुण्य भूमि है कि पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाला देश भारत है। राइट, ये है भारत। तो ज्ञान का प्रकाश, और वो कहता है कि यह मानवता की भलाई के लिए प्रयोग होने वाली चीज है, इसको सब तक पहुंचने दो। और यही कारण है कि समय के साथ जब भारत अपने ज्ञान के चरम पर पहुंचने लगा तो यहां से यह प्रकाश धीरे धीरे अरब देशों में पहुंचा। अरब के विद्वानों ने इन भारतीय ग्रंथों, वेदों, यहां के जो शोध हैं, चाहे वो ब्रह्मगुप्त का शोध हो, आर्यभट्ट का शोध हो, भारत के ग्रंथों को विदेशियों ने कहा कि ये पोंगा पंडितों का ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ है। भारत में कभी धर्म ग्रंथ में तुमने गणित और विज्ञान की परिभाषाएं कहां सुनी है? भारत के जितने भी वैदिक तंत्र हैं वो दर्शन से लेकर, ज्ञान से लेकर, गणित से लेकर बहुत गहराइयों तक ये छुपे हुए हैं, बहुत गहराइयों तक विस्तृत हैं। तो अरब देशों ने इसका कराया अनुवाद, और जब इसका अनुवाद कराया तो ये अरब जगत का गोल्डन पीरियड बन गया। ये गोल्डन पीरियड बन गया, अरब तेजी से बढ़ने लगा। अब उस क्षेत्र में जो क्रिश्चियन समुदाय था, जो ईसाई समुदाय था, उसको डर लगने लगा कि अरब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अरबों के ट्रांसलेशन को अपने पास लेकर चले गए, अपने पास लेकर चले गए। बोले यही ज्ञान का स्रोत इनकी उन्नति का कारण है जो भारत से इन तक आया। भारत की पुण्य भूमि को समझो। और फिर इन्होंने उसको अपनी तरफ अनुवाद किया, और जैसे जैसे वो भारतीय ग्रंथों का अनुवाद होने लगा, इनके यहां ज्ञान की मात्रा बढ़ गई, और इसी को वो लोग रिनासा के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही रिनासा कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है। इसका स्रोत भारत का ज्ञान था, बड़े ध्यान से समझना। और उसके बाद इन सभी ने मिलकर भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, और साथ ही साथ आगे चलकर जब अंग्रेज आए, जब ब्रिटिश आए, तो इनको ये समझ में आ गया था, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे कि भारत ही वो देश है जो ज्ञान के जो है वो सीट्स पर बैठा हुआ है। तो उन्होंने समझ में आया कि इस देश पर हम कब्जा नहीं कर सकते जब तक हमें इसको, इसके ज्ञान, इसकी परंपराओं से हम काट नहीं देते, इसकी संस्कृत से हम काट नहीं देते। और फिर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र शुरू हुआ और यहां पर इसको काट कर बाहर कर दिया।
हमें हमारे ही ज्ञान से दूर करने का एक बहुत बड़ा साजिश रचा गया। हमें इनकी किताबों की तरफ लेकर गया, इनकी भाषा की तरफ लेकर गए, ताकि हम मजबूर हो जाएं, जो हमें ये बता रहे हैं हम ये पढ़ें। और आज हम भारतीय, हम ना अपने देश के बारे में जानते हैं, न अपनी परंपराओं के बारे में जानते हैं, न अपनी उन महान जो हमारे पास गाथाएं हैं उसके विषय में हम जानते हैं। हम अगर जानते हैं तो हमारा एक दिमाग में चलता है वो मानसिक गुलामी है, वो अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा है, उनकी बताई गई सारी चीजें हैं जिसको हम आज करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये भारत की महान भूमि थी। अब सवाल ये है कि भारत इस ज्ञान के इस शीर्ष पर पहुंचा कैसे? आयुर्वेद, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, युद्ध कला, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, खगोल, गणित, इन सब में कोई ऐसी विधा नहीं है, संगीत, नृत्य, इन सभी में भारत इतने टॉप पर कैसे पहुंचा, यह समझना बहुत जरूरी है। और ये जो सारा भारत का ज्ञान का स्रोत था, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह बात कही कि भारत में हर गांव में एक गुरुकुल है, और वो किसी से कोई पैसा नहीं लेता। और भारत के ज्ञान का स्रोत ये गुरुकुल, अगर हमने इसको खत्म नहीं किया तो भारत को कभी गुलाम नहीं बना पाएंगे। क्योंकि भारत की ताकत पैसा नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है, अपने आप इनके पास आता है। भारत की ताकत युद्ध भी नहीं है, क्योंकि आज जो विजेता है कल वो हारेगा। भारत की ताकत ज्ञान है, क्योंकि वो अक्षुण है, वो कॉन्टिन्यूअस है, और भारत इसी ज्ञान के कारण सब कुछ पैदा कर सकता है जो वो चाहता है। चाहे वो राज व्यवस्था हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, युद्ध नीति हो, चाहे वो संगीत, कला, पदार्थ, मेटलर्जी, हर चीज का मास्टर अपने ज्ञान की वजह से। इन्होंने कहा वो खजाना भारत ने छुपा रखा है, और गांव गांव में ये खजाने छुपे हुए हैं, अनंत श्रृंखलाएं हैं। जब तक हम इसको सिस्टमैटिकली नहीं तोड़ेंगे तब तक हम भारत के ऊपर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ये देश इतना गौरवशाली देश है। और जो भारत के इस ज्ञान के शीर्ष की बात करें, उसका जो मूल स्रोत था वो था गुरुकुल। गुरु यानी जो शीर्ष है, और कुल यानी जो उसका परिवार या वंश है। तो हमारे देश में गुरु अपने शिष्यों के साथ मिलकर जिस परिवार का निर्माण करता था, परिवार मतलब होता है अटैचमेंट, बॉन्डिंग। जैसे हमारे परिवार होते हैं, हम आज अपने स्कूल जाते हैं, अंग्रेजों के सिस्टम में हम उसको गुरुकुल नहीं कहते, क्योंकि हमारे टीचर हमें अपना परिवार नहीं मानता, ना हम अपने शिक्षक को अपना परिवार मानते हैं। मास्टर जी ने पीट दिया तो हमने मास्टर को पीट दिया, हमने ये जो परंपरा बना ली। क्योंकि ये जो सारा वेस्टर्न मेथड है, इसने हमारी परंपराओं से हमें दूर कर दिया, अब क्या हुआ, गुरु, और वो हमें अपना परिवार मानता था। और गुरुकुल के 3 स्तंभ हुआ करते थे, बड़े ध्यान समझना। स्वयं गुरु जो ज्ञान को प्रोसेस करता था, शिष्य जो उस ज्ञान को ग्रहण करता था, और आश्रम जहां पर ये सारा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता था। ये 3 स्तंभ हुआ करते थे गुरुकुलों के। स्वयं गुरु जो ज्ञान को प्रोसेस करता है, जो शिष्य है उस ज्ञान को ग्रहण करता है, जो आश्रम है जो पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर आपको एक ऐसे माहौल में लेकर आता है जहां सख्त डिसिप्लिन के साथ आप ज्ञान को ग्रहण करते हैं और संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और विषयों की बात करें, यानी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो भारत में 17 से 18 सब्जेक्ट, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी की ताकत नहीं है इतने सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट को महारत कर दे। और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, वो इन सब्जेक्ट पे शोध भी किया करते थे, यानी रिसर्च करने का काम करते थे, उस पर अपनी निपुणता, अपनी ताकत लेकर आते थे। और गुरु शिष्य की इस परंपरा में जो सबसे कोर इशू था वो था अनुशासन, यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु की जो भूमिका कही गई है, पूछा गया कि गुरु का स्थान क्या है, तो कहा गया, स्वयं ईश्वर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु खड़े हैं और गोविंद यानी श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, कि मैं पहले किसके चरण पखारूं, किसके चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं, कि इस संसार से जो परिचित कराने वाला, इस मृत्युलोक से जो परिचित कराने वाला, जो सर्वोपरि है वो गुरु है।
तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि स्वयं ईश्वर ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? गुरु है। राइट, तो सर्वश्रेष्ठ गुरु है। तो गुरु जो है वो अपने शिष्य को अनुशासन और उसके बाद इस पूरे संसार के ज्ञान विज्ञान से उसे जोड़ने का, उसे प्रेरित करने का काम करता था। और यहां पर जो शिष्य के लिए आचरण था वो जबरदस्त था, डिसिप्लिन, जबरदस्त आचरण का प्रयोग किया जाता था। शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था, ब्रह्म मुहूर्त। और यहां पर आने से पहले एक संस्कार हुआ करता था, उपनयन संस्कार। और इसके बाद आपको अपना घर छोड़ना पड़ता था। वो पापा मम्मीज, ममाज बॉय, फ्रेंड सर्किल, बेस्ट फ्रेंड, ये सब कुछ छूट जाता था उपनयन संस्कार के पश्चात। राइट, वो गुरु को सौंप दिया जाता था और कहा जाता था कि आप ब्रह्मचर्य का आचरण करेंगे। अंग्रेजी से सेलिबेसी कहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य को हम लोग गलत तरीके से समझते हैं। ब्रह्म आचरण को, यानी उच्चतम आचरण को ग्रहण करने वाला ब्रह्मचर्य होता है। जो अपने जीवन में ब्रह्म के लिए, हायर नॉलेज के लिए जाता है, वो ब्रह्मचर्य का आचरण कहलाता है। हम इसको गलत तरीके से समझते हैं। सेलिबेसी एक अलग चीज है जो वेस्टर्न में यूज की जाती है, कि विवाह या यौन क्रियाओं के साथ ना जुड़ना, वो सेलिबेसी है। हमारे संस्कृत में, हमारे जो चीजों में, हमारे जो शब्द हैं उनके मतलब हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो बात करते हैं उपनयन संस्कार की। बात जो है वो गुरु को दे दिया जाता था। अब गुरु तुम्हारा परिवार है, तो आप अपना परिवार छोड़ देते थे और गुरु के परिवार में शामिल हो जाते थे, तो वो गुरुकुल का हिस्सा बन जाते थे। अब आपको वहां नहीं जाना है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, स्नान किया, योग आसन करते थे। और योग आसन को देने वाला संसार में कौन है? भारत है। योग आसन और ध्यान के माध्यम से पूरे दिन भर क्या करना है, हम वो लोग थे जो शरीर की महिमा को समझते थे। बड़े ध्यान से इस टाइम टेबल को समझते जाना। शरीर की महिमा को समझते थे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा, अगर शरीर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो आप आगे कोई काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले हमने योगासन पर कार्य करना शुरू किया। शरीर को, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, योगिक क्रियाओं की जो है वो प्रैक्टिस हो, शरीर को जो है बलवान और शरीर को लचीला बनाने का कार्य शुरू किया। ध्यान हमने करना शुरू किया। इसके पश्चात क्लासेस शुरू हो जाती थी, और क्लासेस जो थी वो दोपहर तक चलती थी। दोपहर के बाद स्टूडेंट्स को भिक्षाटन के लिए निकलना पड़ता था। यानी ये बताता था कि आप कम से कम भोजन में भी आप किस प्रकार रह सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। और जो भी भोजन मिलता था, ये घरों का भी दायित्व होता था कि अगर कोई भिक्षा मांगने आया है तो उसको खाली हाथ ना लौटाया जाए। विद्यार्थियों का बड़ा सम्मान हुआ करता था हमारे संसार में, और चाहे राजा का बच्चा हो और चाहे रंक का बच्चा हो। अब जो बात कहने जा रहा हूं बड़ी गहराई से समझना। राजा का बच्चा भी भिक्षा मांगता था, और गरीब का बच्चा भी वहां अगर गुरुकुल में तो वो भिक्षा मांगता था, यानी सब समान थे। आज की डेट में अमीर का बच्चा कभी भी ऐसे स्कूल में नहीं जाएगा जहां एसी ना हो। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और वो ये एक ऐसा देश है जिसने शिक्षा में समानता बना रखी है। अगर आपने प्राचीन समय में कृष्ण सुदामा की कहानियां सुनी होंगी, तो सबको एक समान ही चटाई पे सोना पड़ता था। सभी जो है वो सामान्य कपड़ों में रहते थे, और भिक्षाटन करके ही जो है वो अपना भोजन प्राप्त करते थे, अपने गुरु को लाकर देते थे। ये सभी के लिए समान था। कृष्ण या राम अपने घर में राजा हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु के इस परिवार में सभी समान हैं। तो जो शिक्षा होती है उसका सबसे बड़ा गुण होता है समानता सिखाना। और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो असमानता का सबसे बड़ा कारण है। लिख लो इसको। अगर कभी भी विचार करोगे, मेरी इस बात को याद रखना कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ही भारत के समाज में असमानता का सबसे बड़ा कारण है। हमने बाहर कितना भी समाजवाद के नारे लगा दिए, वो सब और सब मुखौटे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था ही असमानता का सबसे बड़ा कारण है। अमीर का लड़का, एक अधिकारी का बच्चा, नेता का बच्चा कभी भी साधारण स्कूलों में नहीं पढ़ता। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले दिन ही बता देती है कौन अमीर है और कौन गरीब है। अगर इत्तेफाक रखते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हां सर ऐसा ही है। सभी से मैं चाहूंगा कि उन तक मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची। इसके बाद भिक्षाटन करने के बाद हमें थोड़ा बहुत जो भी मिलता था वो ये स्टूडेंट खाना खाते थे, थोड़ी देर रेस्ट करते थे, और फिर दोपहर के बाद की क्लास शुरू हो जाती थी। फिर से अगेन तो दोपहर की क्लास थी वो यहां शुरू हो जाती थी। फिर गुरु
इस क्लास को कंटिन्यू करते थे और यहां प्रैक्टिकल शुरू हो जाते थे, चाहे वो युद्धाभ्यास हो, युद्ध भी सिखाया जाता था, संगीत सिखाया जाता था। लोगों को लगता था कि वहां खाली पोथी पढ़ाते थे। वेस्टर्न वाले और हमारे देश के भी कुछ जो मानसिक रूप से गुलाम है वो हमें ये बताते कि वहां रटाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। 18 विषय जिसमें चिकित्सा, युद्ध कला, संगीत, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, गूढ़ अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सब कुछ हमें सिखाया जाता था। खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ हमारे सब्जेक्ट हुआ करते थे और हम खेल खेल में ये बातें कर लिया करते थे। इसके बाद शाम को फिर से गुरु की सेवा करने के बाद, उनको जल्दी से भोजन करने के बाद सोना होता था। फिर सोने की प्रक्रिया गुरु के सोने के बाद होती थी। गुरु के जो है आश्रम को साफ किया जाता था, अगले दिन की तैयारी होती थी, फिर आप सोने जाते थे और फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से क्लासेस के साथ साथ जबरदस्त डिसिप्लिन के माध्यम से, शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से और सबसे बड़ी बात है आइसोलेशन के माध्यम से स्टूडेंट पूरी तरीके से फोकस होता था अपने लक्ष्य के लिए, अपने शोध के लिए। यही कारण है कि देश के बड़े से बड़े विद्वान, अमात्य, ये हमारे देश, हमारे इन गुरुकुल की परंपरा से निकले। चाहे वो आचार्य चाणक्य हो, चाहे वराहमिहिर हो, चाहे वो चरक हो, सुश्रुत हो, ब्रह्मगुप्त हो, आर्यभट्ट हो, और ऐसी जाने कितनी श्रृंखलाएं हैं जो हमारे इन्हीं गुरुकुलों से निकलकर पूरे संसार में विजय पताका को उन्होंने फहराया। तो दोस्तों, गुरुकुल परंपरा भारत के विश्व गुरु बनाने में सबसे बड़ा योगदान देती है, सबसे बड़ा योगदान देती है। तो आज जो हमने बैच शुरू किया है गुरुकुल, ये वही स्वरूप के अंतर्गत है। बड़े ध्यान से इसको समझना, ये उसी स्वरूप के अंतर्गत है जहां पर गुरु, शिष्य और आश्रम परंपरा को हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज के स्टूडेंट को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है माहौल, यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी के साथ साथ मेंटर्स, यानी कौन आपकी प्रगति को देखेगा, और मेंटर्स के साथ साथ एक अनुशासन लगातार हमें यहां पर मिलता है। अनुशासन हमें यहां पर मिलता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को अगर हम मिला दें तो इसके बाद यानी कि जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, मेंटरशिप है, लाइब्रेरी है, असाइनमेंट है, और इसके साथ साथ ढेर सारे प्रैक्टिकल, चाहे वो आपकी स्पीकिंग हो, चाहे आपके इंटरव्यूज हो, XYZ जो भी होता है, वो सारी चीजें यहां पर आपको मिलती हैं। तो इसी कारण हमने लॉन्च किया है गुरुकुल बैच। और ये जिन बच्चों के लिए है वो लोग अपने फॉर्म भी भर सकते हैं, मेरे साथ काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहां पर जो बदलाव उनके अंतर्गत आएगा, यहां पर वो योगासन, ध्यान की क्लासेस, डिबेट क्लब, इंटरव्यू क्लासेस, जिगेट, आप पैनल के साथ बातचीत शुरू हो जाएगी, ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। पढ़ने के लिए कंटेंट, डेली टेस्ट, मेंटरशिप, लगातार ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो गुरुकुल की क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो हम शुरू करने जा रहे हैं नोएडा में, जहां पर हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, मेंटरशिप, क्लासरूम, कंटेंट, ये सब कुछ यहां आपको मिलने जा रहा है। और आप अपने परिवार से काफी लंबे समय तक कट ऑफ होकर आप पूरी ताकत के साथ ये पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो अंतिम कुछ बच्चों की काउंसलिंग बच रही है, वो काउंसलिंग आज भी मैं करूंगा। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो गुरुकुल प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, कई बच्चे यहां विजिट भी कर रहे हैं, आप आ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही स्वच्छ वातावरण में, बहुत ही क्लीन वातावरण में। और पूरे एक साल कट ऑफ होकर जब आप अपने हर हिस्से में, अपने व्यक्तित्व में जब आप बदलाव करते हैं, तो वहां आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। और ईद के मौके पे PSIR ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ये तीनों की कक्षाएं लगातार उपलब्ध हैं दोस्तों, आप लोग इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कल मैंने बताया था कि CUET की जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो आप सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। उजांग पढ़ाई वाला हमारा ब्रांड है K-12 के लिए, आप लोग इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। स्वागत करता हूं उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे आपका। CUET 2023 जो लोग भी दे रहे हैं वो लोग फ्री टेस्ट जो है वो दे सकते हैं उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाके, राइट। और BPSC की टीम हम लॉन्च कर रहे हैं, BPSC, और 15 मई से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वी विल स्टार्ट बाय 15 मई, राइट। तो आप सभी इसके जो है वो साथ जुड़िए। प्रीलिम्स, मेंस, एसए और कॉम्बो, यानी सब कुछ मिक्स करके।
एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए 100 आवर्स में हम लोग एक ब्लास्टर बैच लेकर आ रहे हैं, एक ई बुक लेकर आ रहे हैं, एक पूरी बुकलेट, और सभी के लिए निःशुल्क होगी। आज शाम को 6 बजे हम इसको लॉन्च करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं शाम को 6 बजे, निःशुल्क सभी के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपके पढ़ने के लिए आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है, प्रीलिम्स के मेरे पूरे नोट्स हैं पॉइंट वाइज। और अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कई पुराने स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, वी आर हायरिंग फॉर द फैकल्टी फॉर K-12, यानी कि स्कूल एजुकेशन के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी को बहुत अच्छी आती है, या वो टेलीकॉलर्स का काम कर सकते हैं, मेंटरशिप का काम कर सकते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो अपना रिज्यूम जो है वो career@ojang.in पर भेज सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए शशिकांत रॉय ने क्या लिखा, मानसिकता समझिए कि 1.5 लाख फीस में तो सर 5-6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब इस बच्चे की मानसिकता देखो, ये मानता है कि इसको देने हैं, लेकिन यहां बात हो रही है, आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बैच में मत आना, क्योंकि यहां वो आ रहे हैं कि जो 365 दिन में अपना भाग्य बदलना चाहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मानसिकता है। इन्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि 5 से 6 अटेम्प्ट के लिए 5 से 6 साल लगते हैं। आपका जूनियर जो आज आपके साथ सेलेक्ट हो गया, उसके आप जूनियर बन के रहोगे, और आपकी 5 से 6 साल की सैलरी, अगर 80,000 रुपए एक महीने की सैलरी भी मान ले एवरेज भी, तो 6 साल की सैलरी कितनी होगी इसका अंदाजा नहीं है। यही मानसिकता बच्चों को धीरे धीरे करके खा जाती है। और हम जब तक इस मानसिकता, क्योंकि हम समय की कीमत नहीं लगा पाते हैं कि समय कितना मूल्यवान है, तो ये बहुत अच्छा इस बच्चे ने बात कही है। और आप देखिए कि आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके कानों में इस तरह की बातें करते हैं, और जब इस तरह की बातें वो करते हैं तो आपके ऊपर क्या प्रभाव आता है कि आप समय की कीमत नहीं ले पाते। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वी आर हायरिंग फॉर द मेंटर्स, फैकल्टीज, डिजिटल मार्केटिंग काउंसलर। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़ने के लिए, राइट, वो सभी यहां आ सकते हैं। और हम ये जो हायरिंग करेंगे हमारे उदयपुर सेंटर के लिए, रांची के लिए, दिल्ली के लिए, नोएडा के लिए, इन सभी सेंटर्स के लिए जो है हम यहां पर हायरिंग कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर वो अच्छा पढ़ा सकते हैं, जो K-12 के लिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेंटरशिप अच्छी कर सकते हैं, वो भी उनका बहुत स्वागत है। डिजिटल मार्केटिंग का, उन्हें यूट्यूब, सोशल मीडिया के बारे में अच्छी नॉलेज है, वो उसमें आ सकते हैं, रील्स, शॉर्ट्स पे, और काउंसलिंग का काम अच्छा कर सकते हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना रिज्यूम जो है, अपने CV, आप यहां पर career@ojang.in यहां पर आप भेज सकते हैं, राइट, career@ojang.in आप इस पर भेजें अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करिए आज का दिन। सिविल सर्विसेज डे में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ईद की बहुत बहुत बधाई सभी दोस्तों को। थैंक यू सो मच।